What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी और आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने बहुत सारे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में सक्सेस हो चुका है उसके इंटरव्यू सुने होंगे। क्या आप लोगों को लगा है कभी उसका इंटरव्यू सुनने के बाद में कोई एक पर्सन भी कि हाँ उसने ये बोल दिया हो कि बस जिंदगी जो है आसान है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही शांतियों में चुटकियों में आप लोग इस मुकाम पर पहुंच गए? शायद ही कोई रेयर कोई ऐसी स्टोरी होगी जिसमें आप लोगों ने बातें सुनी होगी कि नहीं कुछ भी तो नहीं है यार, चुटकी बजाई और एग्जाम क्लियर हो गया। हर एक इंसान ने मेहनत की है, हर एक इंसान की लाइफ में दिक्कत आई है, उस दिक्कत का सॉल्यूशन उसने किया है और उसके बाद में उसने अपने गोल को अचीव किया है। तो यही बात इतनी बार सुनने के बाद भी आप लोग अपने माइंड में क्यों नहीं बैठाते हैं? यही बात आप लोगों के सामने इतनी बार रिपीट हो चुकी है, उसके बाद भी आप लोग इस बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं कि कभी भी जिंदगी में सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर लाइफ में आप लोग कुछ भी अचीव करना है तो शॉर्टकट नहीं, उसमें हमेशा आप लोगों को एक पेशेंस रखना पड़ेगा और जिस चीज के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसके अंदर समय देना पड़ेगा। देखिए, अगर एसएससी बैंकिंग की तैयारी करें तो माना जाता है कि 6 से 8 महीने में तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करें तो 1 से 1.5 साल इसमें मानकर चलते हैं कि इसकी तैयारी में लगेगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों को कोई बोले कि एक बच्चा पैदा करना है तो 9 से 10 महीने बच्चा पैदा होने में लगते हैं। तो आप लोग अगर ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप लोगों के मन में एक शांति रहेगी, आप लोग अपने आप को इरिटेट होने से बचाएंगे और जो जो रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की उसके ऊपर आप लोग फोकस देना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आज की डेट में अगर मैं मेल खोल के बैठूं तो कई सारे मेल यहां पर देखने को मिलते हैं, सर करंट अफेयर कितना कवर करें, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यार ये चीजें मैं आप लोग कैसे बता सकता हूं कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप लोग ये बताइए एक मिनट के लिए। आज की डेट में आप लोगों का लेवल क्या है ये आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल इनिशियल फेज से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप लोग बीच में आ चुके हैं या फिर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, बस कुछ ही आप लोगों का रिवीजन बचा हुआ है, तो हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग लेवल पर बैठा हुआ है। तो कैसे किसी को ये चीजें सटीक बताई जा सकती है? इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन देगा? वो देगा वो इंसान जब आप लोग शीशे के सामने जाकर खड़े होंगे और जो आप लोगों को शीशे में दिखेगा उससे बेहतरीन इंसान आप लोगों ने मिलेगा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप लोग कोई टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आप लोगों के जो मार्क्स है उसके बेस पर डिसाइड कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का बुरा परफॉर्म कर रहा है। जो बुरा परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम थोड़ा हल्का सा आप लोग कम कर सकते हैं, पर ये नहीं कि बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया करते हैं और अपनी वीकनेस को कम किया करते हैं। ये बात हमेशा आप लोग माइंड में रखिएगा। तो यही शानदार बात यहां पर बोली है कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सफर, जो एक तरीके जो सफर पर जिस पे चलते हैं वो, तो सफर की धूल जो उसमें मिट्टी उठती है ना, जो सफर में यानी कि जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में उसको गुलाल समझते हैं। इसलिए गुलाल जब भी कोई है आप लोग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, होली दिवाली नॉर्मली तो होली की बात करेंगे, तो गुलाल आप लोग आराम से चेहरे पर लगाते हैं। तो रास्तों के पत्थर उनके भी जो रास्ते में रोड़े आते हैं, पर लेकिन वो उसको फूल समझ लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये परमानेंट नहीं है यार। जिस दिन यहाँ पर एग्जाम निकलेगा, जिस दिन सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज जो है हवा हवा हो जाएंगी। उस दिन बस आप लोगों के नाम की हवा चलेगी कि हाँ उस इंसान का सिलेक्शन हो गया है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग एक बार माइंड में फिक्स कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो जर्नी होगी वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में जरूर बताइएगा। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मीठा ये डिस्कशन रहने वाला है। किसी को अगर तीखा पसंद है तो सॉरी, डिस्कशन थोड़ा मीठा रहेगा, ठीक है। पहले आइए नजर डालते हैं कि आगे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो काफी कुछ शानदार हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में आप लोगों को बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसकी हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि ये मोटा मोटा हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी और भी इसके अलावा काफी कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो टकटकी लगाकर पहले क्वेश्चन सुनिए, इसके बाद में फिर हम लोग वीडियो के अंदर घुसेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के बारे में। ये एक रिपोर्ट है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें अभी यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिया को यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारी कंट्री को रेमिटेंस मिला है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है रिपोर्ट, ये आप लोगों को बताना है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिला, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? बाकी फिलीपीन, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रांस, बांग्लादेश, इनके पास में अच्छा खासा रेमिटेंस देता है। रेमिटेंस जो आउटफ्लो है वो कौन सी कंट्री से ज्यादा होता है? आप लोगों को ये बताना है पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे पर कौन सी है और तीसरे पर कौन सी है। बाकी यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चाइना। रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस होता है वो पैसा जब आप लोग विदेश में जाकर बैठ जाते हैं और अपने घर आप लोग पैसा भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में अगर कोई बैठा हुआ है वो अपने देश में पैसा भेज रहा है तो उसके लिए वो रेमिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट डे भी है इसके बारे में, वो भी समझेंगे।
इंडिया जो है उसके बारे में बात करें तो अभी बात करेगी, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक स्कीम स्टार्ट की गई जिसको बोला गया उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो उड़ान स्कीम है आपका, इसके चलते बहुत सारे पायलट की जरूरत पड़ रही है आज के टाइम में कंट्री के अंदर में। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके थ्रू चीजों को लिबरलाइज किया जा रहा है ताकि अच्छे से हम लोग ये इंप्लीमेंट कर सकें। ये किसके थ्रू यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग को बताना है। स्टेट ऑफ हार्मूज बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, लोकेशन बता देता हूं, ईरान के पास में है, ठीक है। आप लोग यहां पर ये बताना है कि पर्शियन गल्फ को कौन से ये पर्टिकुलर एरिया के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये खार्ग, या फिर आप लोग इसके खार्क के नाम से बोल सकते हैं आइलैंड, रिसेंटली अभी न्यूज में तो पर्शियन गल्फ के अंदर देखने को मिलेगा। किस कंट्री का है ये आइलैंड, ये आप लोग को बताना है। अफ्रीकन यूनियन, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन है, इसके द्वारा अभी एक पर्टिकुलर मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वहां पर मिलिट्री कू देखने को मिला। मिलिट्री कू क्या होता है, बेसिकली जब मिलिट्री जो है वो एक पर्टिकुलर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर देती है, तो यहां पर उसको कू बोलते हैं। तो इसके द्वारा अभी यहां पर ये स्टेप उठाया गया। तो यहां पर अफ्रीकन यूनियन के द्वारा बोला कि बदतमीजी छोड़ के ये पूरे जो गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश कर दो, फिर से रिस्टोर कर दो, तो हम तुम एडमिट कर लेंगे, वरना आज के बाद में तुम हमारा, हम उन्होंने कहते हैं तुम हमको मुंह मत दिखा देना ठीक है। तो इन्हें कहने का मतलब ये, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दी जाओगे, ऐसे यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। आगे बात करें तो यहां पर बात की जा रही है जो पर्टिकुलर कंट्री के बारे में आप लोगों को बताना है, ये बेसिकली ये कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया गया है। लीगल टेंडर का मतलब आप लोग समझते हैं, आप लोग आज के टाइम में 2000 का नोट लेकर चलिए, तो 2000 के नोट की वैल्यू जो है रियलिटी में अगर आप लोग देखेगा तो मुझे लगता है कि ऐसी 40-50 रुपए होगी। अगर उसको गवर्नमेंट ये बोल दे कि ये इसका लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि आप लोगों को उसकी वैल्यू 2000 क्यों मिलती है, 2000 इसलिए मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोगों ने उसके ऊपर लिखा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा है उसको कभी, जो नोट के ऊपर लिखा रहता है कि इसका उत्तरदायित्व जो है गवर्नमेंट लेती है नॉर्मली, कि हाँ आप लोगों को इतने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है गवर्नमेंट की कि हाँ ये वैलिड करेंसी है, ये गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड की गई है, तो उसको फैट करेंसी बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से अगर बिटकॉइन को किसी ने बोल दिया कि लीगल टेंडर है, तो ये इनकी करेंसी की तरीके से यूज किया जाएगा, और वर्ल्ड में पहली कंट्री ये बन गई है जिसके द्वारा इसको अलाउ किया गया। क्यों अलाउ किया गया, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इंडिया में क्या क्या प्रोविजन है, काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है अभी इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप लोग बताइए, फिर तो डिस्कस करूंगा तो सारी चीजें बताऊंगा। अभी E20 के बारे में बात की जा रही है, यानी कि 20% के करीब इथेनॉल यहां पर मिक्स करना है। पहले इसका टारगेट था क्या और अब कर दिया क्या, पहले 2030 तक का इसका टारगेट था, ठीक है, कि 20% मिक्स करना है। अब इसको घटा के कब तक कर दिया गया, चलिए ये बताइए, एक क्वेश्चन घट गया आप लोगों का, ठीक है। उड़ीसा के द्वारा अभी बात की गई घड़ियाल, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा हो ना जो मगरमच्छ होता है, ठीक है, तो मगरमच्छ का एक दूसरा छोटा भाई होता है घड़ियाल, ठीक है, उसका लंबा सा मुंह होता है, चोंच वाला मुंह, ठीक है, दिखाऊंगा पिक्चर में समझ में आएगा। तो अभी यहां पर कौन सी रिवर के अंदर इनको यहां पर कंजर्व करने की बात इनके द्वारा की गई है, तो काफी प्यारा, काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मीठा, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में डिस्कशन रहने वाला है, बस आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा अच्छे से, तो आप लोग काफी मजा आएगा सुनने में, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट डे है ये बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, यानी कि एक तरीके से जो फैमिली को जो रेमिटेंस मिलता है, जो विदेशों से जो रेमिटेंस भेजा जाता है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो रेमिटेंस होता क्या है, माइग्रेंट जो फैमिली का कोई मेंबर बाहर रह रहा है और फिर वो यहां पर पैसा भेजता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 16 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए डे तो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हम लोगों ने जान लिया कि अच्छा यार एक डे है, पर लेकिन ये जो डे है इससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन है, तो मैं आप लोगों का पूरा एक टॉपिक जो है उसका रिवीजन करा देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। हालांकि मैं आप लोगों को करवा चुका हूं ऑलरेडी टॉपिक, इसीलिए मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन भी दिए जो आप लोगों का क्विज है, ताकि आप लोग ये चीजें याद रखें, आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, से मैंने बोला जो यहां पर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो माइग्रेशन एंड जो डेवलपमेंट ब्रीफ है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बताइए कौन प्रस्तुत करता है, इसको प्रस्तुत करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर ये जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन और जो डेवलपमेंट ब्रीफ है वो प्रस्तुत करते हैं। बेसिकली एम को उल्टा कर दो और बी को ऐसे रखो, डी को गायब कर दो, ठीक है बेसिकली याद रखना यार, तुक्का मार मुक्का जो भी आप लोग बोलिए, एग्जाम में आंसर आप लोग का सही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कोविड-19 के चलते हमारी कंट्री को जो रेमिटेंस मिला है उसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो कितना रेमिटेंस मिला है, तो 83 बिलियन रेमिटेंस हमारी कंट्री को मिला है, यानी कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर रह रहे हैं, तो इसके चलते अपने घरों को जो पैसा भेजते हैं वो है 83 बिलियन। क्या ये कुछ कम हुआ है? जी हाँ, ये 0.3 बिलियन कम हुआ है। 2019 में था यहाँ पर 83.03 बिलियन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये 03 बिलियन जो है वो, सॉरी 03 नहीं 30, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आएगा ना 83
30, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इतना कम हुआ है, बाकी का इतना ही है जितना नॉर्मली है। हमारी कंट्री के अलावा और सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको मिलता है? सबसे ज्यादा तो देखिए अपना प्यारा देश है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना, फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर और कंट्री कौन कौन सी है अगर बोला जाए तो मैक्सिको है, फिलीपीन है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, ये फ्रांस है, बांग्लादेश है। तो ये सारी कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी यहां पर अगर बात की जाए सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन से देश से जाता है, इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा रेमिटेंस जाता है बाहर, यानी कि यूएसए से बाहर पैसा सबसे ज्यादा जाता है यहां पर जो लोग रहते हैं, ठीक है। यूएई है दूसरे नंबर पर, आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। सऊदी अरेबिया है तीसरे नंबर पर। ये वो कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है यार, जहां से रेमिटेंस सबसे ज्यादा हमको मिल रहा है तो जहां जहां हमारी कंट्री के लोग हैं सबसे ज्यादा रेमिटेंस वहीं से निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग अच्छा याद रख सकते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड से भी काफी ज्यादा रेमिटेंस आप लोग को बाहर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चाइना से भी रेमिटेंस ठीक ठाक जाता है। चाइना एक ऐसी कंट्री बन गई आज के डेट में, चाइना के लोग बहुत सारे बाहर भी हैं और चाइना में बहुत सारे लोग बाहर के चाइना के अंदर भी हैं। तो इसलिए चाइना हर जगह मिलती है। डिफेंस एक्सपोर्ट में भी चाइना देखने को मिलेगी और इंपोर्ट में भी चाइना देखने को मिलेगी। रेमिटेंस आने में चाइना अच्छी खासी है, रेमिटेंस जाने में चाइना अच्छी खासी है। तो इस तरीके से चाइना एक काफी स्टेब्लिश कंट्री अपने आप को कर चुकी है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, क्या वर्ल्ड बैंक और भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो ये याद रखिएगा। और रिपोर्ट के आप लोगों को नाम बता देता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है, याद रखना इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रिपोर्ट है। इसी के साथ में ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मैं भी कई बार रिवीजन करा चुका हूं। अब आग लोग खुद ही याद नहीं रखने के मोड में, तो यार उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो थोड़ा सा भी अगर चीज से ध्यान से सुनेंगे तो ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का मैंने यहां पर कवर करा दिया। सोचा कि यहां पर रेमिटेंस की बात की जा रही है तो पूरा टॉपिक ही कवर कर लेते हैं, एक रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा और बाकी तो जिंदगी अच्छी चली रही है, उसमें कोई गड़बड़ ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एक मौका देख के चौका मार दिया। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। बात करेंगे यहां पर शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहले शॉर्ट न्यूज देखेंगे, उसके बाद में फिर डिटेल में न्यूज देखेंगे। तो काफी प्यारी प्यारी न्यूज है, एक एक कर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक शॉर्ट न्यूज के बारे में। इस शॉर्ट न्यूज में ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो यूनियन कैबिनेट को ही बोले तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा एक एग्रीमेंट देखने को मिला अभी किसके साथ में। ये बेसिकली एक मास मीडिया का एग्रीमेंट है। मास मीडिया मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों से कोई नॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं कि मास मीडिया क्या है, तो यहां पर मास मीडिया को नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर, जिस तरीके से नहीं सब कुछ इंक्लूड कर लेना की उसमें, तो इस तरीके से आप लोग उसको मास मीडिया बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों से मैं पूछूं बताइए क्या है, तो जरा सी देर में आप लोग कई सारे नाम बोल देंगे, जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, सोशल मीडिया हो गया या डिजिटल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये सारे मास मीडिया के अंदर आ जाते हैं। तो मास मीडिया को यहां पर बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नेटो बोला जाता है, एशियन कंट्री का। ये मेनली जो स्टार्टिंग में यहां पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बेसिकली जो दबदबा रहता है वो चाइना और रशिया का दबदबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है ये बोलकर कि ये एशिया का नेटो है। ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरीट है वो आप लोगों को बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चाइना का दबदबा है, चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों को याद होगा, RATS कम्युनिटी टैग में जाकर देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो रैट्स के बारे में बात की थी, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ जो रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की गई थी। तो यहां पर बेसिकली रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो यहां पर इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। तो लोकल एरिया में टेररिज्म को कैसे कम कर सकते हैं उसके ऊपर इनका फोकस था। पर लेकिन पता है पाकिस्तान है उसी को बोल रहे हैं कि टेररिस्ट कम करिए, तो वहां पर तो उसकी सेंचुरी देखने को मिलती है। जिस तरह पेड़ लाते हैं आप लोग कि हाँ प्योद लगानी है, ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान में से आप लोग टेररिस्ट की प्योद लाकर अपने देश में लगा सकते हैं अगर आप लोग को पसंद है तो यानी कहने का मतलब ये काफी लार्ज स्केल पर टेररिस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये 2019 में इसके द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया था। अब इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री के द्वारा इसको रेटिफिकेशन इसका कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया एक तरीके से रेटिफिकेशन के लिए, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परमानेंट एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन क्यों? क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है, तो इसको इसलिए यूरोशियन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, यानी कि यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है, उसको यूरेशियन बोल देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये इकोनॉमिक और यहाँ पर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि नॉर्मली जो बात करें ये रीजन में कैसे सिक्योरिटी बनाकर रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। स्टेब्लिश की गई थी 2001 में, जो संघाई 5 यानी कि 5 मेंबर थे। आज की डेट में इसके 8 मेंबर है, इंडिया भी है और यहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तान भी है यहाँ पर, ठीक है।
और इसी के साथ में 4 ऑब्जर्वर हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। तो नेक्स्ट यहाँ पर मंगोलिया, नेक्स्ट ये माना जाता है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में बड़ी ही जल्दी यहाँ पर या तो अफगानिस्तान मेंबर बनने वाला है, जो कि अभी यूएस से जा रहे हैं यहाँ से निकलकर, और ईरान मेंबर बनने वाला है, क्योंकि ये वो कंट्री है जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा यूएसए की मार झेल रही है। ठीक है, तो यूएसए के अलग चलकर अगर कोई दूर जाता है यूएसए से, उन्हें कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कंफ्यूजन वो नहीं कहते, कंफ्यूजियाना नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बड़ी प्यारी न्यूज लगी पर्सनली। अपने देश में अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट होगी, हम लोग कुछ ऐसा काम करने लगे कि पड़ोसी देश को भी हम ही ट्रेनिंग देने लगे, तो इसका एक खाका तैयार किया जा रहा है हमारी कंट्री में। तो इंडिया के अंदर 8 नए फ्लाइंग जो बेसिकली ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जा रही है। ये किसके तहत? यहाँ पर हम लोग फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर हमारी कंट्री में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये पॉलिसी तैयार की गई है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये चाह रही है कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो उड़ान स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है, उड़ान स्कीम का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, उसको उड़े देश का आम नागरिक बोलते हैं। तो वो जो स्कीम जिस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है, इसी तरीके से हमारी कंट्री में बेसिकली आज की डेट में उड़ान तो स्कीम इंप्लीमेंट कर दी, लोकल एरिया में हवाई जहाज आप लोगों को चला रहे हैं, पर लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि उन हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट कहां से आएंगे। तो इसी के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है। और ये हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है ताकि जो चीजें हैं उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके अपनी कंट्री में, ताकि हमारी कंट्री में बाहर के ऊपर हमको डिपेंडेंसी न देखने को मिले। ठीक है, तो इसके चलते काफी एक अच्छी न्यूज लगी मुझे। इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है अभी जो एकेडमी सेट करने की बात की जा रही है, कहां पर? तो यहां पर ये है बेलागवी, इसको बोलते हैं बेलगांव, आप लोगों ने सुना होगा ना, पहले इसको बेलागांव के नाम से जानते थे। ठीक है, इसी के साथ में कलबुर्गी। ठीक है, ये दोनों कहां पर है? ये है कर्नाटक के अंदर में, तो कुछ तो यहां बनाया जाएगा। इसी के साथ में जलगांव कहां पर है? तो ये बताइए आप लोग, चलिए देखता हूं कौन बताते हैं। ये है जलगांव, कहां पर है? ये है महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में खजुराहो, पता ही आप लोगों को, मध्य प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, एक थोड़ा सा आप लोगों को सर्च करने के लिए दे देता हूं, आप लोगों को इसका नाम बताइए। ये यहां पर जिसका नाम है लीलाबरी, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। राज्य का नाम आप लोगों को बताना है कौन सा राज्य है। ठीक है, तो ये जगह है जहां पर 8, इन 5 जगह पर 8 आप लोगों को देखने को मिलेगी। 8 फ्लाइंग एकेडमी जो है वो ओपन करने की बात की जा रही है। तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा अलग अलग राज्य में, जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो इसलिए काफी अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर पाएंगे। तो अपनी ही कंट्री में फ्लाइंग ट्रेनिंग अगर हम लोग रख पाते हैं, तो जो एक्सोडस होता है, हमारी कंट्री के जो लोग हैं बाहर जाते हैं फॉरेन में, और वहां से वो बेसिकली फ्लाइंग ट्रेनिंग वगैरह लेकर आते हैं। ओके, अपनी ही कंट्री में अगर ये चीजें रहेंगी तो बाहर के जो लोग हैं उनको भी, नेबर जो कंट्री है, पड़ोसी देश है ना, वहां के भी लोग हमारी कंट्री में काम करने के लिए आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई हमारी कंट्री में, मान लीजिए आज के डेट में हमारी कंट्री में कोई बाहर से पढ़ने आता है, ठीक है, आप लोग ये सोचिए अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो लाखों रुपए आप लोग के लगते हैं। वो लाखों रुपए कहां जाते हैं? जिस स्कूल में आप लोग एडमिशन लेते हैं जाकर, उस स्कूल की फी पे करते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में उस कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ हो गई, उस कंट्री की जीडीपी में लगेगा वो जाकर। इसी तरीके से हमारी कंट्री में अगर आकर कोई, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है, 15 लाख रुपए देता है अपने फ्लाइंग ऑफिसर का कोर्स करने के लिए, ठीक है, तो वो कहां पर लगेगा? हमारी कंट्री के अंदर लगेगा। वो नॉर्मली यहां पर रॉयल्टी लगा करती थी, फीस काफी ज्यादा थी, तो अब इसको घटाकर एक फीस तरीके की फीस रखी गई ताकि और ज्यादा लोग जो है इसको अट्रैक्टिव बनाया गया, ताकि लोग और ज्यादा आए और यहां पर काम करने की कोशिश करें। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत देखने को यहां पर न मिले। तो उसके चलते प्रक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। तो अलग अलग एरिया में खोला जा रहा है, जैसे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में हो गया यहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है आप लोगों को बताना है, ठीक है, अभी पेन रख देता मैं उस राज्य के ऊपर। चलिए कोई नहीं, आप लोग इसके बारे में बताइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री के बारे में अगर बात की, हमारी कंट्री के बारे में नहीं, सॉरी, ये है बेसिकली ईरान के बारे में। हमारी कंट्री के बारे में नेक्स्ट वाली होगी ये वाली, ठीक है। ईरान के बारे में बात की जा रही है। ईरान के अंदर यहां पर ये खार्ग, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, जो कि यहां पर अभी क्या हुआ, एक लार्जेस्ट, ईरान का जो लार्जेस्ट वॉरशिप है यहां पर ये पकड़ा गया, आग लग गई एक तरीके से उसके अंदर, आग को पकड़ा गया और यहां पर ये डूब गया, ठीक है। कहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली? तो आप लोग देखते हैं यहां पर ये बेसिकली ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये स्टेट ऑफ हार्मुज के पास में देखने को मिलेगा। यहां पर पर्शियन गल्फ जो है और गल्फ ऑफ ओमन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये हो गया स्टेट ऑफ हार्मुज, तो गल्फ ऑफ ओमन जो है और जो पर्शियन गल्फ है ये एक दूसरे के साथ में यहां पर कनेक्ट करते हैं। और ऊपर हो गया ईरान। तो पर्टिकुलर जो आइलैंड वाला एरिया है, एक सेकेंड,
ठीक है। तो ये जो आइलैंड वाला एरिया है ये कहां पर है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान के अंदर, तो पर्शियन गल्फ के पास में ईरान के अंदर देखने को मिलेगा जहां पर ये दुर्घटना घटी है। ठीक है, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ये दुर्घटना घट गई यहां पर, तो इसलिए यहां पर अभी ये न्यूज में देखने को मिला। तो क्या पूछेंगे, ईरान का कुछ ऐसा कुछ डूब गया, ये सब चीजें पूछेंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ये पूछेंगे कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज किस किस को कनेक्ट करता है, या फिर ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है ये कहां पर लोकेटेड है, ये पर्टिकुलर आइलैंड कहां पर है, पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमन में, ये पूछ लें किसका है ये आइलैंड, ईरान का है या पाकिस्तान का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दोगे, बस रिवीजन करते रहिए। और कुछ मैं रिवीजन करा देता हूं, उन्हें कहते हैं कि होले होले से हवा चलती है, तो यार होले होले से ना सारी चीजें कवर हो जाती हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, यही तो जिंदगी है। डेली हर एक इंसान डिमोटिवेट होता है जब सुबह उठता है। ठीक है, सबको लगता है कि यार फिर से उठना पड़ेगा, आलसी लोग होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, सबके अंदर आलस होता है, उसी को तो हराना है। मुझे खुद आलस होता है जब सुबह को उठता हूं, पर लेकिन आलस को हराना होता है ना, अगर नहीं आलस को हराऊंगा तो काम कैसे चलेगा। तो हर एक इंसान को आलस हराना है, तो आलस को हराते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही तो जिंदगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है MGNREGA के बारे में, तो बहुत लंबा नाम है, इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि ये जो एक्ट था ये मनमोहन साहब की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई यहाँ पर, जो यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, मनमोहन साहब की गवर्नमेंट नहीं, मनमोहन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब इतनी आदत खराब हो गई है मेरी भी, मेरी क्या सबकी है देश के अंदर आदत खराब। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है बेसिकली जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एडमिनिस्टर कर रही है हमारी कंट्री में। ठीक है, जैसे बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मनमोहन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी नरेंद्र मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ना कि मोदी गवर्नमेंट। सारे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज चैनल, सारी रेडियो, सब जगह देखने को मिलेगा मोदी गवर्नमेंट, मनमोहन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, फलाना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि इसके ऊपर तो केस हो जाना चाहिए कोर्ट के अंदर, तो सारे एक तरीके से नप जाएंगे, तो ये टर्म इतनी ज्यादा वो हो जाती है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन साहब है उनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर ये माना जा रहा था कि जो मनमोहन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसको बंद करने की बात की गई। काम क्या था इस स्कीम का, इस स्कीम का काम यह कि अगर लोकल एरिया में किसी को काम नहीं मिलता है तो उसको काम प्रोवाइड कराना। अगर उसने अपना नाम रजिस्टर कर दिया लोकल एरिया में, जहां पर जैसे पंचायत वाले एरिया में कहीं पर जाकर नाम रजिस्टर कर दिया कि हाँ मुझे काम चाहिए, और उसको अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसको जल्दी से ही यहाँ पर अगर काम नहीं मिला विद इन वीक वगैरह 15 दिन के अंदर, तो फिर उसको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा प्रोविजन इसके अंदर किया गया। तो राइट टू वर्क वाला ये फंडा लाया गया, काफी अप्रिशिएट किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर पाते तो मैनुअल लेबर की तरीके से कम उनको यूज किया जा सकता है। तो इसी के चलते यहां पर ये काम हुआ। तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है उसके तहत ये काम किया गया हमारी कंट्री में। तो यहां पर कोई भी जाकर अपना नाम लिखा है उसको जॉब मिल जाएगी और उसको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर इसका पैसा काफी कई बार यहां पर कम किया गया, इसलिए क्रिटिसाइज भी किया गया गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट एक नया फंडा लेकर आ रही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और इसके साथ में जो अदर जो दूसरी जो यहां पर पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनके लिए अलग अलग यहां पर इसके कैटेगराइज करने की बात की जा रही है। यानी कि अगर MGNREGA के अंदर शेड्यूल कास्ट इतने लोग रहेंगे, शेड्यूल ट्राइब इतने लोग रहेंगे, अदर कम्युनिटी इतनी रहेगी, तो इसको ये डिवाइड करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते यहां पर क्या रहेगा, अगर सेपरेट इनको कर देंगे तो उसी के हिसाब से सेपरेट बजट आएगा। फिर यहां पर तो SC ST या फिर दूसरी कैटेगरी के लिए सेपरेट बजट आएगा। अब तक क्या था, सब कुछ एक ही था। तो बस यहां पर इंसान की ये नहीं पूछना SC का ST का, बस इंसान आना चाहिए काम करने के लिए, उसको जॉब मिल जाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा। पर अगर यहां पर इस तरीके से डिवीजन करेंगे तो सीधा सीधा गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा है, या तो बजट कम करने की कोशिश की जा रही होगी, जो मैक्सिमम यहां पर जो यहाँ पर राइट एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा बोला भी जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको कॉम्प्लिकेट कर रही है। सीधी सीधी बात है यार, जिसको जॉब चाहिए वो जाकर नाम लिखा दो, मैनुअल वर्किंग में काम मिलेगा, आप लोग काम कर लेना, सीधी सीधी बात है। अब SC को अलग कर रहे हैं, ST को अलग कर रहे हैं, तो सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसमें जो पैसा है, जो फंडिंग है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बोलकर कम किया जाएगा कि यहाँ पर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, वहां पर ज्यादा देते थे, यहाँ पर ये कर लेते हैं। तो इसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है। तो ये राइट टू वर्क के तहत हमारी कंट्री में ये MGNREGA, इसका नाम जरूर याद रखिए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो आप लोगों से अगर पूछ ले जाए यहाँ पर तो राइट टू वर्क के लिए कौन सी स्कीम है हमारी कंट्री में, तो वो यही वाली स्कीम है हमारी कंट्री में, जो कि लॉन्च की गई थी 2006 में। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है याद रखिएगा। तो गांव वाले एरिया में काम करिए तो नॉर्मल सी बात है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर इसके लिए बेसिकली मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप कि माइंड में कुछ ना कुछ तो चक्षु खुले होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये बात की जा रही है अफ्रीका यूनियन के बारे में। अफ्रीका यूनियन, जैसे आप लोगों ने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है, ठीक है, तो यूरोप की जो यूनियन है यहाँ पर, ये यूरोप की यूनियन के अंदर जैसे आप लोगों को देखें, सॉरी
ठीक है, हाँ ठीक है। यूरोप की यूनियन के अंदर, ईयू के अंदर आप लोगों को टोटल में आकर 27 मेंबर हैं। अभी यहाँ पर कितने थे? 28 मेंबर थे, तो एक मेंबर गायब कर दिया, वो था यूके। अभी यहाँ पर 27 मेंबर रह गए। इसी तरीके से अफ्रीका यूनियन के द्वारा माली जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो माली जो है यहाँ पर इसको सस्पेंड कर दिया गया, क्यों? क्योंकि माली के अंदर उनके द्वारा मिलिट्री कू किया गया। तो माली आप लोग यहाँ पर देखते हैं अल्जीरिया हो गया, ठीक है। इधर आप लोग देखते हैं नाइजीरिया, मतलब एक तरीके से अफ्रीका के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट, मैप कितना है। अब आप लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है। तो ये अपनी कंट्री होगी, अपनी कंट्री कंपेयर में देखा कीजिए, ये हो गया माली, ठीक है। तो माली जो है वो बागों की रखवाली ठीक नहीं कर रहा था, तो माली के द्वारा क्या किया गया, उन्होंने बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए, यानी कि मिलिट्री कू कर दिया, ठीक है। तो माली को अफ्रीकन यूनियन के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया और बोला कि जो हरकतें तुम्हारे द्वारा की जा रही है, गंदी हरकतें, इसको पहले खत्म करो और रिस्टोर करो जो सिविल गवर्नमेंट थी, तभी जाकर हम लोग तुमको अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, तभी हम तुमको बैठने देंगे अंदर। तो माली जो है एक लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका के अंदर में, और यहाँ पर आप लोगों को आसपास के एरिया में कई सारी यहाँ पर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली उनके नाम यहाँ पर बताए गए जो आसपास की जो कंट्री है वो टच कर रही है, ठीक है। तो ये हल्का हल्का से इसके बारे में याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं अगर कोई कंट्री न्यूज में होती है तो। और लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है? चारों ओर से यहाँ पर लैंड से घिरी हुई है। तो अल्जीरिया हो गया, मोर्टिनिया हो गया, ये सेनेगल है यहाँ पर, ये गुनिया है, ये है यहाँ पर कोट डी आइवरी, ठीक है, ये है बुर्किना फासो, ये नाइजर हो गया, ये अल्जीरिया बता दिया। तो चारों तरफ से इस तरीके से घिरी हुई है। तो ये कंट्रियों के नाम दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी, ईस्ट में कौन सी है, साउथ ईस्ट में कौन सी है, तो वो आप लोग खुद देख लेना, मैंने आप लोगों को सारी कंट्री के नाम बता दिए। अफ्रीका यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अफ्रीका यूनियन जो है वो एक तरीके का एक बेसिकली कॉन्टिनेंटल यूनियन, इससे 55 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर अगर बात करें, अभी रिसेंटली एक नया मेंबर 2017 में ऐड किया गया था, मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। मोरक्को को दिखा देता हूँ चलिए आप लोगों को, ठीक है, एक मिनट। दिख रहा है यहाँ पर, अपनी कंट्री कंपेयर में देखिएगा, ये हो गया मोरक्को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, भी कई बार न्यूज में रहती है। तो मैप देखिए, जो भी आप लोगों को एकदम आए ना दिमाग में, तुरंत मैप पर जाइए, उसको जितनी बार देखोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को उससे प्यार हो जाएगा, और फिर आप लोगों को वो याद रह जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार कभी भूलते नहीं है ठीक है। तो यानी कि याद रखने के लिए आप लोगों को प्यार करना पड़ेगा इसके साथ में। तो यहाँ पर याद रखेगा, तो यूरोपियन यूनियन का सेक्रेटरिएट जो है ये अफ्रीकन यूनियन कमीशन आप लोगों को यहाँ पर अदिस अबाब, तो इथोपिया के अंदर देखने को मिलेगा। इथोपिया कौन सा? वही इथोपिया ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला इथोपिया, याद आया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया इथोपिया, ये हो गया सोमालिया। तो यहाँ पर आप लोगों को इथोपिया के अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के सामने, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अफ्रीकन जो यूनियन है यहाँ पर, ये इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्मली, जो कि फाउंड की गई थी 2001 में। इसी के साथ में यहाँ पर 2002 में इसको मतलब एक तरीके से ब्लॉक फाउंड किया गया, ये 2001 में, फिर लॉन्च किया गया 2002 में साउथ अफ्रीका के अंदर, डरबन के अंदर में। बेसिक तो पर्पज ये है कि यहाँ पर प्रॉपर वे में जो भी दिक्कत हो रही है उनको सोल्यूशन निकाला जा सके, और एक स्टेबल अफ्रीका को सामने लाया जा सके। तो ये इनका काम है, ठीक है। तो ये होगी पूरी यहाँ पर न्यूज। आइए अब चलते हैं लॉन्ग न्यूज की ओर। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बनने के चांसेस हैं, और नहीं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन तो बनी जाएगा। ई सल्वाडोर के बारे में बात की जा रही है। ई सल्वाडोर यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है, इकलौती कंट्री, जब ना मजा आता है कि हाँ इकलौता इंसान है इस दुनिया में जिसके द्वारा ये हरकतें की गई है तो इकलौती कंट्री है इस दुनिया में जिसका नाम है ई सल्वाडोर, और एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो अपनी कंट्री से अगर चलेंगे भी तो आप लोग यहाँ से, तो आप लोग यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पर्टिकुलर रीजन है, इसमें आप लोगों को ई सल्वाडोर देखने को मिलेगा। क्या हरकतें की गई है? अकेली एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने ई जो यहाँ पर बिटकॉइन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया एज ए लीगल टेंडर, यानी कि बिटकॉइन जो है अब यहाँ पर लीगल टेंडर हो गया है, यानी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट अब बिटकॉइन को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लीगल टेंडर जो होता है, जिस तरीके से फेट करेंसी बोला जाता है ना, फेट करेंसी क्या होती है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि हाँ हम लोग यहाँ पर भरपाई करेंगे अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो लीगल टेंडर इसको दे दिया गया है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो ये अब रिकॉग्नाइज कर दिया गया कंट्री के अंदर। बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे 2009 में, ये एक तरीके क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी का आप लोगों ने नाम सुना है। इसको बेसिकली जनरेट कोई ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट करती है, किसी के अंडर में रहती है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मछली, जैसे पानी में जाओ गोता लगाओ और मछली पकड़ के ले आओ, ठीक है। तो उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वर्चुअल करेंसी को क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके बाद में या फिर जिसने क्रिएट कर रखी है उससे आप लोग खरीद सकते हैं। तो किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, इसीलिए इस करेंसी को अच्छा बोला गया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी को सप्रेस कर लेगी। तो अपने हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर चलता रहता है, जिसके चलते यहाँ पर ये किसी कंट्री के अंडर में नहीं है, तो इसका यही अच्छी बात मानी जाती है। इसी के बेस पर बिटकॉइन, यहाँ पर इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, तो कई सारी ये नोटेबल क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी इनको वर्चुअल करेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाथ में नहीं ले सकते आप लोग इनको, ये ऐसी करेंसी है जो नॉर्मली आप लोगों से नहीं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू
बैंक अकाउंट में पैसा आप लोग देख सकते हैं, अच्छा मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। पर लेकिन सोचिए अगर देश के अंदर आपकी कागज वाली करेंसी न रहे तो वो पैसा आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के अकाउंट में, किसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं, आप लोग इससे शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, पर हाथ में करेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ गए, यानी कि वर्चुअल फॉर्म में आप लोगों के पास में वो रहेगा। तो पहली इकलौती कंट्री ऐसी बन गई यहां पर ये। तो बिटकॉइन बेस्ड अगर बात की जाए यहां पर एक तरीके से, इस तरीके से अगर चीजें चल रही हैं तो यहां पर बिटकॉइन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली ओपन सोर्स प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी यानी कोई ऐसा तो है नहीं कोई बैंक बैठा है वो इसको इशू कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको अभी एक ऑल्टरनेटिव करेंसी के भी तरीके से देखा जाता है कि जिस कंट्री में अगर अपनी करेंसी ढंग से काम नहीं कर रही है तो वहां पर बिटकॉइन को सपोर्ट करने लगते हैं। तो जो फिएट जो मनी है यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, ठीक है, वो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए गोल्ड का एक बिस्किट है आप लोगों के पास में, उस गोल्ड के बिस्किट का जो प्राइस है वो मार्केट में आप लोग कहीं चले जाइए वो उसका प्राइस उतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है, उतना ही का ही वो बिस्किट रहेगा। आप लोग उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, उसको आप लोग काट काट के छोटे छोटे पीसेस में कर दो, एक जगह चिपका दो, ठीक है, कुछ ही कर लीजिए, उसके साथ उसका प्राइस आप लोग को उतना ही देखने को मिलेगा। पर लेकिन ऐसा जो फेट करेंसी है उसके साथ में नहीं है, फाड़ दो के बीच में से तो पैसे फट गए, ठीक है कोई नहीं लेने वाला है उसको। गोल्ड को अगर मोड़ भी तोड़ भी दोगे तो कोई भी ले लेगा उसको। इसीलिए यूएसए में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अपना रिजर्व रखा हुआ है वो यूएसए में सबसे ज्यादा गोल्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यूएसए एक ऐसी कंट्री आज के दिन में भी गोल्ड के ऊपर विश्वास करती है, ठीक है। तो ओल्ड इज गोल्ड सुना है ना, तो गोल्ड यही यहां पर है। रीजन क्या है यहां पर इनके द्वारा ये डिसीजन लेने का, क्योंकि इनकी कंट्री के मैक्सिमम लोग दुनिया के बाहर रहते हैं, तो अपनी कंट्री में वो रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो रेमिटेंस भेजा जाता है जो यहां पर इस करेंसी के थ्रू वो आसान हो जाता है, ठीक है। यानी कि ई सिल्वाडोर जो है वो बाहर की कंट्री की जो मनी पर डिपेंडेंट रहती है, वर्कर बाहर काम करते हैं, तो आसानी से पैसा मिल जाता है। तो बिटकॉइन अडॉप्ट करने से यहां पर रेमिटेंस जो है क्विक और काफी सस्ते भाव में कंट्री के अंदर पहुंच जाएगा, जिसके चलते आसानी से चीजों को चैनलाइज कर पाएंगे। इसी के साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, क्योंकि जो भी यहां पर बिटकॉइन लेगा तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के साथ में, चैनल के साथ में, ऐसा भी नहीं कि उनको कनेक्ट होने की जरूरत है, तो मैक्सिमम लोगों के पास में अकाउंट तो रहेगी, कहीं ना कहीं तो उसको सेंड करेगा ना। तो मेजर पॉपुलेशन जिनके पास में अकाउंट नहीं है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई चैनल नहीं है प्रॉपर वे में, तो उनको भी पैसा मिल पाएगा। तो एक तरीके से और अच्छे लेवल पर यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। कल को पैसा आ गया उसको बिटकॉइन को रुपये में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में भी डालेंगे, कहीं ना कहीं तो ले जाएगा। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि कल को देखिए बिटकॉइन जो होता है, अभी इलोन मस्क ने बोला कि जो मेरी नई गाड़ी आएगी उसको मैं बिटकॉइन से नहीं बेचूंगा, बिटकॉइन नहीं यूज करने दूंगा उसमें। अभी चाइना ने बोला बिटकॉइन को यहां पर उसके द्वारा भी अलाउ करने से मना किया गया, तो उसी के चलते बिटकॉइन जो है धड़ाम से नीचे बढ़ाकर, ठीक है, और जरा सी देर में ऊपर उठ जाते हैं। तो इतना फ्लक्चुएशन अगर किसी करेंसी में देखने को मिल जाए कि जरा से एक टाइम पर अर्थ में और दूसरे टाइम पर फर्श में, तो वो वाली कंडीशन खराब होती है, किसी भी कंट्री को बर्बाद करने के लिए काफी है ऐसी कोई हरकत। तो इसके चलते यहां पर कल को चला कोई फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक तरीके से ब्लैक मनी कमाई, और फिर जैसे नहीं आप लोगों ने रजनीकांत की शिवाजी ने मूवी का नाम शिवाजी द बॉस या फिर शिवाजी क्या है याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उसमें क्या करता है जो अमीर आदमी उनके पैसे लूटता है और फिर उसको व्हाइट मनी करके अपनी कंट्री में वापस लेके आता है और फिर जनता में बांटने की बात करता है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, फ्रॉड जो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो चेक कर लेंगे कि अच्छा यहां से ये चीजें होती हैं, पर लेकिन अगर पता ही नहीं है कहां से चीजें कहां पर हो रही है तो फिर क्या, फिर तो बाबा जी का टुल्लू, फिर कौन क्या कर लेगा। जो चल रहा है चलने दो, फिर तो एंजॉय करो, उनके बल्ले बल्ले चल रही है बस। तो वो वाली चीजें देखने को मिलती है नॉर्मली। हमारी कंट्री के बारे में बोले कि हमारी कंट्री को भी इससे कुछ सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये हमारी कंट्री में खुद की करेंसी है यार, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को ऐसे आप लोग अलाउ कर देते हैं पैरेलल में, तो हमारी कंट्री की करेंसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा इसका। तो इसलिए रुपये के साथ में काफी डिफिकल्ट हो जाएगा साइड बाय साइड मैनेज करना। अगर बात करें सिल्वाडोर की, खुद की कोई प्रॉपर ना तो करेंसी है, ना ही कोई इसका कोई बैंक है प्रॉपर वे में मैनेज करने वाला, खुद की मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं है इनकी गवर्नमेंट की। जो यूएसए की मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अपनी कंट्री खुद की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन कैसी है कंट्री की। तो वो तो चाहे कुछ भी कर लिया उनका चलेगा, पर हमारा थोड़ी ना चल जाएगा। और पता नहीं कहां एक दाने समान कोई कंट्री है पड़ी हुई है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं समुद्र में। हमारी कंट्री देखिए कि एक ऐसी कंट्री, इतनी विशाल कंट्री है, तो हम लोग ये सारे ऐसे डिसीजन हम लोग आनंद फानन में नहीं ले सकते। इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपैक्ट जो है बिटकॉइन का वो रिमिटेंस के ऊपर, वो तो खैर अच्छा है, वर्थ एक तरीके से बढ़ेगी हमारी कंट्री के अंदर भी। पर लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीव करने वाली है, तो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसके थ्रू पता चला रेमिटेंस के नाम पर कुछ और भी आ रहा है फिर, ठीक है, वो चीजें देखने को मिलेगी। तो ब्लैक मनी बढ़ सकती है हमारी कंट्री में, मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर काफी लार्ज स्केल पर बढ़ सकता है, जिसके चलते दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। पता चला देश का ही पैसा टैक्स के थ्रू चोरी किया और चोरी करने के बाद में अपनी ही कंट्री में फिर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अकाउंट में पहुंचा दिया, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी। अब तो क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आता है तो सारी चीजें चेक रहती है कि ऐसे ऐसे काम चल रहा है, उस टाइम पर ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। तो इंडिया की जो करंट स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर जो बेसिकली बिल इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारी कंट्री में जिसको बोला गया क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। देखिए दो तरीके होते हैं, आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में जो सट्टेबाजी है वो लीगल नहीं है, इलीगल है।
पर लेकिन फिर भी सट्टेबाजी चलती है दबाकर, कोई भी मैच हो जाए कहीं पर भी हो जाए, कई बार आप लोगों को न्यूज देखने को मिलती है। तो जो सामने नहीं निकल कर आती पर चलती तो है ना, क्यों ना आप लोग उसको लीगलाइज कर दीजिए और उनसे पैसा कमाइए, और जो भी पैसा वहां से आए उसको फिर लाकर आप लोग जो सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, उन सब में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि रोक तो आप लोग फिर भी नहीं पा रहे हो, कई सारे लोग बोलते हैं फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन लग देना, इसीलिए तो मतलब यूज किया गया। बॉडी रेगुलेशन का मतलब ही क्या है वैसे, अगर आप लोग उसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो वैसे चलेगा, अंडर द कारपेट चलेगी। तो इसी तरीके से जब बोला गया क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है, तो हमारी कंट्री में कई सारी आवाज उठा के आई कि बैन तो आप लोग कर दोगे पर चलती तो फिर भी रहेगी वो, तो क्यों ना आप लोग उसको रेगुलेट करो। तो रेगुलेशन एक अच्छा तरीका होता है। एक तो बोलो सामने वाले इंसान को कि ये काम तुझे नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को मान लीजिए कोई बच्चा है आसपास में, आप लोगों को उसको सुधारना है, तो उसको आप लोग ये मत बोलिए ये काम नहीं करना है, क्योंकि माइंड उसका फिर भी चलेगा, उसकी उल्टी सीधी हरकतें चलेगी। कुछ ऐसा काम करिए ताकि उसका माइंड बिजी हो जाए, ताकि वो ऐसी हरकतें ना करे, ठीक है। नॉर्मली ऐसी चीजें तो काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि माइंड को रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरत है। जब भी आप लोग फ्री छोड़ोगे ना माइंड को, ये उल्टी सीधी हरकतों में भागेगा। मूवी देख लेते हैं चल यार, कहीं घूम आते हैं चल यार, कहीं गप्पे फेंक लेते हैं यार, वो वाली चीज करता हुआ नजर आएगा। पर जब बिजी रखोगे इसको, तो फिर ये सही डायरेक्शन में काम करेगा। तो माइंड रुकता नहीं है, वो इधर उधर भागेगा ही भागेगा। बिजी कर दो तो ये रेगुलेट हो जाएगा। हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें, इंडिया जो है, फंड जो है इंडिया के अंदर यहां पर जो इंडियन जो ब्लॉकचेन स्टार्टअप के थ्रू अकाउंट में देखने को मिलेगा लेस देन 0.2%, ठीक है, जो ग्लोबल में जो चीजें देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में भी कोई ज्यादा इसका दबदबा है नहीं है, पर लेकिन आने वाले टाइम में देख सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारी कंट्री में हो सकता है आने वाले टाइम में चीजें बढ़े। तो हमको इसको अंडरस्टैंड करके रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी है, इससे पहले की जो चीजें हैं वो सर से ऊपर चली जाए। रेगुलेट कौन करेगा? अगर हमारी कंट्री में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बोला तो था कि जब आरबीआई ने बोला कि इलीगल है हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैसे इलीगल है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, रेगुलेट करो इसको, ठीक है। बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। तो उसके बाद में फिर रेगुलेट करने की बात चल रही है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी अब लिखने के लिए आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि इसकी सारी जो भी चीजें हैं मैंने आप लोगों को बता दी, क्या क्या चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारी चीजें समझा दी। आइए अब प्यारी सी न्यूज है यहाँ पर, इन्वायरमेंट का भी इंपैक्ट पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी हमारी कम होगी, और हमारी इकोनॉमिक को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। बात की जा रही है इथेनॉल के बारे में। एक सीधा अगर बात करें इथेनॉल के बारे में, आप लोगों से पूछा है कि इथेनॉल है क्या। अगर आप लोगों से पूछे, नॉर्मली इसको अल्कोहल आप लोग बोल देते हैं, शराब दारू बोलते हैं ना अल्कोहल, तो उसके अंदर अगर केमिकल फॉर्मूला आप लोगों से पूछे तो क्या आप लोग बताएंगे? तो याद रखिएगा इसको, C2H5OH, ठीक है। आगे से क्या करना है, आप लोग मान लीजिए किसी का शराब पीने का मन है, दारू पीने का मन है, तो ये बोलेगा अपने दोस्त को फोन करके कि C2H5OH रख लेना, मैं आ रहा हूं, ठीक है, ताकि पता ही नहीं चलेगी क्या पीने जा रहे हो। अभी जोक आ गया दिमाग में, ठीक है। फालतू की चीजें दूर बना के रखो यार, डिस्टेंस बहुत गलत चीजें हैं, ठीक है। इन सब चीजों से डिस्टेंस बना के रखो। बाकी तो आप लोगों की सेहत है, आप लोग जो करना है वही करोगे, किसी के समझाने से थोड़ी ना समझोगे। जब तक उन्हें कहते हैं जब तक कि इंसान खुद ना झेल जाए, तब तक तो उसको सामने वाले की बातें जो है प्रवचन लगती हैं, उसके बाद में सुधरता है फिर। तो अल्कोहल जो हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो अल्कोहल ड्रिंक में आप लोग यूज करते हैं, वो भी उसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल बोलते हैं ना, आप लोग अगर बियर लेंगे या फिर ये देखेंगे आप लोग ये सारी चीजें, तो इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके ऊपर नॉर्मली प्रिंट रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना शादी विवाह में एक बोतल कभी कभी ना कभी तो हाथ में लगी होगी, हाल तो इतने दूध के दूल्हे हो नहीं, कभी ना कभी तो पिया ही होगा, तो देखोगे उसके ऊपर तो अल्कोहल की क्वांटिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ में सिगरेट वगैरह के ऊपर आप लोगों को वार्निंग लिखी हुई देखने को मिल जाएगी। इनके ऊपर भी वार्निंग हालांकि शायद रहती है, क्या देखना कभी वार्निंग वगैरह इनके ऊपर रहती है, शराब की बोतल के ऊपर होती तो होगी वार्निंग, सिगरेट के ऊपर डाल के इनके ऊपर नहीं डाली होंगी, पता नहीं, चलो देख लीजिएगा। तो जिस तरीके से नहीं वो, ताकि लोग इनको कम कंज्यूम करें, क्योंकि पहले कंज्यूम करेंगे फिर हेल्थ खराब होगी, फिर हेल्थ के ऊपर पैसा लगेगा, फालतू में पैसा चला गया। इससे अच्छा तो डेवलपमेंट में चला जाता, कहीं जाकर उसको इन्वेस्ट कर देते तो पैसा बन जाता। तो इसलिए देश में इन चीजों को थोड़ा देख के करना चाहिए काम। अगर एथेनॉल के बारे में बात करें, तो इसी एथेनॉल को अभी फ्यूल के तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें डीजल के अंदर, सॉरी पेट्रोल के अंदर इसको मिक्स करके, तो उसी के बारे में यहां पर ये पॉलिसी है। तो ये जो एथेनॉल है यहां पर, ये हमारी कंट्री में ऐसा है आज की डेट में ना, 4th जनरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में चल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हम लोग ईडेबल बायोमास वगैरह यूज करते थे। सेकंड जनरेशन में नॉन ईडेबल यूज करने लगे, ठीक है, जैसे कि वुड वगैरह, स्टो वगैरह, घास वेस्ट वगैरह, वो सारी एल्गी वगैरह यूज करने लगे थर्ड जनरेशन में। और इसी के साथ में अब तो यहाँ पर जैसे कि पायरोलिसिस या फिर सोलर टू फ्यूल पे जाने लगे, इंजीनियरिंग एल्गी या फिर गैसिफिकेशन। अब 4th जनरेशन में तो सारी चीजें चेंज हो गई है, यानी कि हमारा जो अस्तित्व है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी कई सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो जिसके चलते मैक्सिमम डिपेंडेंसी है। फर्स्ट जनरेशन में जब यहां पर बोला गया मक्का यूज करेंगे, गन्ना यूज करेंगे, तो सब ये बोलने लगे यार इससे एथेनॉल बनाओगे, इससे आप लोग फ्यूल बनाओगे, लोगों के खाने के लिए तो चीजें मिल नहीं रही है, तुम फ्यूल बना लो इसका। तो कई सारी क्रिटिसाइज किया, इन्होंने बोला ठीक है यार एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो साइंटिस्टों ने जुगाड़ खोल लिया, बोले अब नॉन ईडेबल बायोमास यूज करेंगे, घास फूस ये सब चीजें यूज करेंगे। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होकर अब यहां
यहाँ पर 4th जनरेशन में हम लोग पहुंच गए हैं। पर लेकिन हम लोग जो यहाँ पर बात करें वो अभी किसके बारे में बात करें, एथेनॉल नॉर्मली या तो यहाँ से बनाइए या फिर यहाँ से बनाइए, तो हम लोग अभी यहाँ पर इसके बारे में हम लोग मेनली बात करें, ठीक है। जो हमारा अभी ये प्रोविजन है ना हमारी कंट्री में, वो इन दो मुद्दों के बारे में बात करें, सेकंड जनरेशन वाले के। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखिए ये बोला गया था 2030 तक का ना हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंट्री में जो एथेनॉल है, जो पेट्रोल के अंदर जो ब्लेंडिंग की जाती है, मिलाया जाता है, उसको 20% हम लोग लेकर आएंगे, यानी कि 80% उसके अंदर पेट्रोल रहेगा प्लस 20% उसके अंदर एथेनॉल रहेगा। ये बातें इनके द्वारा बोलेगी। पर लेकिन इनको ये लगा यार ये सही नहीं है, थोड़ा और फास्ट चलते हैं, कछुए की चाल पे चल रहे हैं, थोड़ा खरगोश की चाल पे चलते हैं। इनके द्वारा बोला 25 साल कर दो उसको घटा के 2030 से, तो 2030 से घटा के उसको उन्होंने 25 कर दिया। अब बोला है कि 20% जो है वो 25 साल तक करेंगे। तो पहले इनका टारगेट जो है वो है E10, यानी कि 10% इथेनॉल यहां पर सप्लाई करनी है 2022 तक का, तो E10 बोला गया उसको। और फिर यहां पर E20 बोलते तो 20% इथेनॉल की बात की जा रही है 2023 से लेके 2025 तक का, तो ये टारगेट हो गया। अगर 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम लोग कर पा रहे हैं तो भाई साहब आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे, कितना फायदा देश को होगा ये देखेंगे, अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, उससे आप लोगों को पता चलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, धर्मेंद्र प्रधान साहब के अंडर में है ये, तो ये यहाँ पर ये काम कर रही है। और इथेनॉल की प्राइसिंग को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात करनी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को कैसे लेगी, इंजन उस बेस पर हम लोग कैसे डेवलप करें, फ्यूल इफिशिएंसी क्या होनी है, वो सब मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन मैं काम की बातें करता हूं कि देश को फायदा क्या होगा अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करें 20%, ठीक है, पेट्रोल के अंदर, जिसको E20 बोला गया है। ये हमारा टारगेट पहले 2030 तक था, अब यहां पर 2025 तक हो गया है। तो करेंटली 8.5% इथेनॉल कर रहे हैं, तो 2022 तक 10 तो हो ही जाएगा अभी फिलहाल, ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं है, तो नहीं कि दिल्ली दूर नहीं है। तो उससे फायदा क्या होगा अगर हम लोग आगे लेकर चलते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बात करिए, सबसे बड़ी बात तो यह है यार, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बार बार सऊदी अरेबिया उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कभी कोई कंट्री, तो उनके सामने कटोरा फैलाने से पीछे छोड़ेगा, ठीक है। दूसरा यह है 4 बिलियन, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए पर एनम हर साल बचेंगे। भाई साहब एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, 4 बिलियन डॉलर या फिर 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 रुपए नहीं 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हर साल हम लोग बचा पाएंगे। इतना पैसा हम लोग हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ढांचागत विकास अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से समझिए। तो इंसेंटिव जो है यहां पर, अगर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ऑयल में 20% हम लोग मिलाएंगे इथेनॉल, तो फायदा किसको होगा, किसानों को होगा। किसानों की इनकम 2022 तक का डबल करनी है, तो डायरेक्ट फायदा होगा यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में इंक्रीज किया जाएगा वाटर जो सेव करने के लिए, क्योंकि कई सारी क्रॉप जैसे मेज हो गया, इससे भी यहां पर एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को गन्ना ही उगाना है, ठीक है, मत होगा मेज से कर लेते हैं भाई साहब हम, ठीक है। इसी के साथ में एथेनॉल या नॉन फूड जो फीड स्टॉक है उससे भी कर रहे हैं। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल के बारे में हम लोग बात करें, इंपैक्ट और क्या होगा यहाँ पर, जो अच्छा इंपैक्ट होगा ना, प्यारा प्यारा इंपैक्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कम होगी, हाइड्रोकार्बन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड जो है डिक्रीज होती नजर आएगी, यानी कि आम के आम और गुटलियों के दाम वाली बात होगी भाई साहब, ठीक है। अब आप लोग समझ लिया फायदा है कि नुकसान है, मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया आप लोगों को बता के। बाकी हमारी कंट्री में इसके अलावा इथेनॉल विथेनॉल ये सब चलते रहेंगे। इलेक्ट्रिक अगर गाड़ी एक बार को आ जाती है तो फिर और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो यहां पर इथेनॉल विथेनॉल का पन्ना चढ़ेगा, गाड़ी रिचार्ज करो अपना जो भी है और चल दो लेकर। तो ये वाला फंडा और अच्छा है यहां पर। तो इसके चलते गवर्नमेंट कई सारे स्टेप उठा रही है, इसीलिए डीजल पेट्रोल के प्राइस आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन इतना अत्याचार भी जनता के ऊपर नहीं करना चाहिए, आराम आराम से चीजें चलनी चाहिए थी। पहले सिस्टम तो स्टेब्लिश करो, ये तो वही बात हो गई। ये एक तरीके से सामने वाले इंसान को आप लोगों ने लैपटॉप भी नहीं दिया और उसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग लिख के दिखाओ, यानी कि पहले ना तो ढांचा है ना कुछ चल रहा है, उसके बाद में बस चीजें हैं थोड़ा सा हैफर थपड़ में चलती हैं वो चीजें, कभी कभी ऐसे माहौल क्रिएट कर देती हैं देश के अंदर, ठीक है। चलिए कोई नहीं, पेशेंस रखिए, फिर भी इरिटेट नहीं होना है चीजों से, अपना ही देश है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टेट के बारे में। कौन सा स्टेट है पहले आप लोग ये समझिए, स्टेट है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा हमारी कंट्री में कहां पर लोकेटेड, तो ये देखिए उड़ीसा में एक नदी है महानदी, ठीक है, ये है महानदी, ओके। तो महानदी के ऊपर यहां पर अभी उड़ीसा क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घड़ियाल है, लंबी चोंच वाला घड़ियाल होता है ये, ठीक है। मगरमच्छ जो रहता है वो बड़े मुंह का चौड़ा वाला मगरमच्छ होता है, ये लंबी चोंच वाले को घड़ियाल बोलते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि अनाउंस किया गया कि कैश अवार्ड दिया जाएगा 1000 जो कंजर्व करेगा घड़ियाल को, ठीक है। तो महानदी बेसिन के अंदर में तो घड़ियाल जो है यहाँ पर इसको बेसिकली इसको गावियाल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसको एशियन जो एक तरीके का टाइप है यहाँ पर एशियन क्रोकोडाइल, जो कि नॉर्मल क्रोकोडाइल से आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। जो इसका हैबिटेट है कहां पर पाया जाता है, यानी कि रहने की जगह कहां है इसकी, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये डबल बेड बेस होता है। तो नेचुरल हैबिटेट कहां पर है, प्राइमरी कहां पर रहता है और सेकेंडरी कहां पर है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किसी के पास में स्कूटर है तो स्कूटर के साथ में स्टेपनी भी है, अगर स्टेपनी भी खराब हो जाए तो फिर उसके अलावा फिर कोई और जुगाड़ देखेंगे ऑल्टरनेटिव, तो फिर तो यार मेट्रो से या फिर अपना कोई और अपना कैब है बुक करके निकल लो, ठीक है। तो कहने का मतलब नेचुरल हैबिटेट नेचुरली कहां पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो अगर पानी कहीं पर खारा हो जाए, पानी के अंदर पोल्यूशन हो जाए, तो समझ जाना कि वहां पर घड़ियाल की मात्रा कम होगी, तो समझ जाना कि
टाइम खराब आ रखा है, इसको साफ कर लेना चाहिए। प्राइमरी जो हैबिटेट है वो चंबल रिवर, ठीक है, तो कहां पर ये यमुना की आप लोगों को ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। सेकेंडरी कहां पर और पाए जाते हैं, तो घाघरा, गंडक, ये बेसिकली गिरवा जो उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, रामगंगा उत्तराखंड के अंदर में, और जो सोन रिवर है बिहार के अंदर में। तो कई सारे एरिया जहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहां पर जो पॉपुलेशन है घड़ियाल की, वो एक गुड इंडिकेटर है। अगर घड़ियाल अच्छे खासे हो गए हैं पानी में, तो समझ लेना कि पानी क्लीन है, साफ स्वच्छ है, ये यहां पर देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर घड़ियाल, मुर्ग क्रोकोडाइल और इसी के साथ में सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये अलग अलग कैटेगरी के आप लोगों को 3 स्पीसीज में देखने को मिलेंगे। आयुषेन के अंदर जो घड़ियाल है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि काफी खतरनाक सिचुएशन में पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, यहां पर ये बात की जा रही है मुगर, ठीक है, MUGGER, तो ये क्रोकोडाइल जो है ये वनरेबल में है, और जो सॉल्ट क्रोकोडाइल है वो लीस्ट कंसर्न है, इनके मजे में है अभी, ठीक है। अगर बात करें अपनी कंट्री के अंदर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है उसके अंदर इनको सेव किया जाता है शेड्यूल 1 के अंदर में। कंजर्वेशन की जब आप लोग बात करते हैं, यहाँ पर और भी कई सारे एरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री में यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर रिहेबिलिटेशन आप लोगों को सेंटर देखने को मिलेगा, ब्रीडिंग सेंटर, और नेशनल जो चंबल सेंचुरी है घड़ियाल की मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को घड़ियाल इको पार्क देखने को मिलेगा। थ्रेटन क्या है यहाँ पर, इनको क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, उन्हें कहते हैं कि भाई साहब ये तो बता दो दिक्कत क्या है। दिक्कत तो घड़ियाल बोलते हैं कि यार एक तो तुम हमारी रिवर को पोल्यूट करते हो, ठीक है, ऊपर से तुम ना बड़े बड़े बांध बना देते हो जिसकी वजह से हमको चलने फिरने में दिक्कत होती है। उसी के साथ में ना फिशिंग आप लोग काफी लार्ज स्केल पर करते हो, तो हमारी कहानी वैसे खराब हुई रहती है, हमको खाना पाना फूड फाड़ नहीं मिल पाता है, तुम हमारा खाना तुम खा जाते हो, ठीक है। इसी के साथ में इलीगल सैंड माइनिंग वगैरह, पोचिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, शिकार भी कहता है, तो फिर हमारी रही से कमर और तोड़ देते हो, यानी कि तुम लोगों ने ना हमारा जीना हराम कर रखा है, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं घड़ियाल साहब, ओके। बाकी सोर्स बात करें महानदी का, यहाँ पर ये कहां पर है, ये है यहाँ पर सिहावा। यहाँ पर बात करें फॉलिंग पॉइंट, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला माउथ जो है यहाँ पर ये जाकर गिरती है, कहां पर, ये बेसिकली बोलते हैं इसको बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, पुलिस के ऊपर बना हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु, ओके। चलिए चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार दिख रहा है यहाँ पर, ये हैं बेसिकली गोड हैं, ये जो हिंदू डाइटी जिनको बोलते हैं नॉर्मली। तो इसके पीछे आप लोग देखिए यहाँ पर ये चमत्कार है, ठीक है। चमत्कार क्या है, सूरज के पीछे जैसे रोशनी निकलती है तो उसी तरीके से यहाँ पर रोशनी निकलती है। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने की बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, किसके द्वारा, नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका यहाँ पर CIBER, तो यहाँ पर साइबर 2 करके यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर जो रॉकेट है ये बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जो व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज जो अभी देखने को मिलेगा न्यू मैक्सिको USA के अंदर से, क्या किया जा रहा है इनके द्वारा, बेसिकली इनके द्वारा ये किया जा रहा है कि जो स्टार है, नॉर्मली कई सारी एजेंसी ऐसे हैं जो स्टार को काउंट करती है, जैसे कि यूरोपियन की स्पेस एजेंसी, ठीक है, इंफ्रा जो रेड स्पेस है यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे गैलेक्सी में से जो इल्यूमिनेशन निकल के आ रहा है, जो वो निकल के आ रही है, तो नॉर्मली स्टार को तो गिनने की बात एक साइड में है, ये क्या करेंगे, उसके अंदर से जो प्रकाश निकल के आता है उसके ऊपर ये फोकस देने वाले हैं। अगर बात करें 1959 में नासा के द्वारा स्पॉन्सर्ड यहाँ पर अर्थ साइंस रिसर्च के थ्रू यहाँ पर रॉकेट टेस्ट किए गए, सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पर कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई। तो टारगेट इनका ये है कि किस तरीके से यहाँ पर पता लगाया जाए क्या क्या चीजों के बारे में। तो क्या करने वाला है, जिसको बोला गया साइबर, इसको कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो क्या काम करने वाला है यहाँ पर, ये पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड ये एक्सपेरिमेंट 2। ये स्टार्ट नॉर्मली किया गया था 2019 में ऐसे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी ये अर्थ के एटमोस्फेयर में यहाँ पर जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 4 स्क्वायर डिग्री पर यहाँ पर चीजों को चेक करने वाले हैं, नॉट एक्चुअली इंडिविजुअल स्टार को चेक नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, उसकी जो एक्स्ट्रा गैलेक्सिक जो बेसिकली उसकी जो एक्स्ट्रा जो गैलेक्टिक जो बेसिकली बैकग्राउंड लाइट देखने को मिलेगी, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई ना किस तरीके से जो पीछे से लाइट निकल रही है, तो ये कहां से निकल कर आ रही है उसका सोर्स खोजेंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड कहां से निकल कर आते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मोस्टली सारे तारों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एम यही है कि जो ब्राइटनेस होती है जो स्टार की उसको अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है। तो ये कि कुछ काम नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं, ऐसी फीलिंग आई मुझे, मतलब कि पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। चलिए अच्छा है, कुछ नई चीज़ों का पता चलेगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, ओके। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। आइए आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है CSIR। आखिर ये न्यूज में क्यों है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक मीटिंग की गई अभी यहाँ पर CSIR इनके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। CSIR जो है यहाँ पर ये फोकस दे रही है अभी यहाँ पर बेसिकली फ्लोरिकल्चर के बारे में, पेड़ पौधे फूल पत्ती आप लोगों ने सुनी है, जो कि बेसिकली वो चीजें जो हम लोग सुंदर और सजावट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फूल वगैरह वो सब चीजें। तो 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। तो मिशन बेसिकली क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड
इंडस्ट्रियल रिसर्च का कि यूटिलाइज किया जा सके जो इंडियन फार्मर है, ताकि हमारी कंट्री में अगर बात करें इंडियन जो फ्लोरिकल्चर है उसकी जो वर्थ है ये 15,700 करोड़ 2018 में थी। 2024 तक का तो 15 थी 45 लगभग 3 गुना करने की कोशिश की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो 47,200 करने की बात की जा रही है 2024 तक का। तो इसके फायदा क्या देखने को मिलेगा? फायदा देखने को मिलेगा 2019 से 24 तक का कि अगर किसान इसको खेतों में लगाते हैं तो उनको देखने को मिलेगा 3 गुना फायदा, ठीक है। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो इंडस्ट्रियल रिसर्च है इसी एरिया में काम करती है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। पैन इंडिया प्रेजेंस की बात की जा रही है और चीजें बढ़ेंगी। हमारी कंट्री में 37 नेशनल लेबोरेटरी है, 3 इनोवेशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, ये यूनिट देखने को मिलेगी। रटने वाली बात है, बिल्कुल याद मत रखना, ठीक है। बाकी रैंक के बारे में बात करें 37 है। अगर बात करें यहाँ पर 1587 के करीब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। इसी के साथ में टॉप अगर बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ये बेसिकली इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉप 100 ग्लोबल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में आती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये रैंकिंग किसके द्वारा दी गई थी? ये यहां पर जो दी गई थी यहाँ पर एससी इमिगो, जो यहां पर ये बेसिकली इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट 2021 की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर सिमिगो भी बोल सकते हैं आप लोग नॉर्मली इसको, ठीक है। तो यहां पर जो भी बोलिए 7th रैंक है एशिया के अंदर और इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन है इस ऑर्गेनाइजेशन की। प्रेसिडेंट जो होते हैं इसके वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने तो ये फ्री में मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो होते हैं, कौन? ये मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होते हैं। बताइए कौन है हमारी कंट्री में आज के में? फंडेड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ऑपरेट करती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा, स्टेब्लिश की गई थी 1942 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर में। और ये ऑब्जेक्टिव है कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल और अप्लाइड रिसर्च नेशनल इंपोर्टेंस के लिए जो फायदेमंद चीजें उनको ये आगे बढ़ावा दे, तो ये इसका बेसिकली टारगेट है, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी हेल्थ के बारे में एक छोटी सी न्यूज और बता देता हूं चलते चलते। हमारी कंट्री में बोला गया है बेसिकली 300 मिलियन के करीब जो डोज हैं ये कोविड-19 की वैक्सीन के, अभी यहां पर इनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, तो एडवांस ऑर्डर दे दिया गया है। तो इंडिया के अंदर इंडिजिनस जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो अभी 3rd फेज के ट्रायल में चल रही है, ताकि कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2 जो है यहाँ पर बेसिकली उसको कंट्रोल किया जा सके, और इसके चलते हमारी कंट्री में काम किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में जल्दी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली जो काम चल रहा है ये इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। देखिए होता क्या है, जो रियल वायरल है उसका एक छोटा सा पोर्शन कोई प्रोटीन लेकर बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को देखते हैं कि वो उसके साथ में लड़ पाती है नहीं लड़ पाती है, यानी कि लड़ी लेगी बहुत कम रहता है वो, तो उसको हमारी बॉडी हरा देती है। तो उसको बॉडी को पता चल जाता है कि मार्केट में एक ऐसा नया वायरस आया कि कल को अगर हमारी बॉडी पर इंपैक्ट करेगा तो बॉडी अपने आप को तैयार कर लेती है, ठीक है। इसका उदाहरण के लिए मैं देता हूं, यास साइक्लोन आया अभी बे ऑफ बंगाल के अंदर में, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा सबको बता दिया कि यास साइक्लोन आ रहा है, सबने अपनी पेटी बांध ली, सबने अपना सारा जुगाड़ देख लिया। तो यहां पर यास साइक्लोन आया तो आकर वो काफी बड़ा हालांकि नुकसान भी करके गया, पर लेकिन हाँ हम लोग किसी जान बचा पाए बहुत सारे लोगों की। पर लेकिन अगर ऐसा होता कि पता ही ना रहता किसी को यास साइक्लोन आ गया तो कितने सारे लोगों की जान जा सकती थी, आधे से तो मछुआरे मर जाते सारे, तो एक कंडीशन देखने को मिल सकती थी। तो जिस तरीके से हम अपने आप को, अगर हमको कोई पहले से ही बोल दे कि ऐसा कुछ होने वाला है सुधर जाओ, तो इसी तरीके से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें हम लोग सुधर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, तो यही है बस दवाई। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, और फिर उसके बाद में क्विज और उसके बाद में छुट्टी, वही है ना, फिर बस्ता फेंक देना उठाकर जहां आप लोगों को फेंकना है, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे देखा, इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई डिटेल में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट न्यूज में पहले तो अफ्रीका की हरकतें देखी। अच्छा, एशिया के अंदर पूछूं आप लोगों से टोटल कितनी कंट्री हैं, तो आप लोग बताइए एशिया के अंदर कितनी कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में, ठीक है। फ्लाइंग जो है चीजें उसको लेकर हम लोगों ने कुछ बातें की, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये शॉर्ट न्यूज थी, यहाँ पर MG नरेगा के बारे में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया, अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने ई सिल्वाडोर की लोकेशन और क्या क्या हरकतें वो करने जा रहा है वो समझा हम लोगों ने सारी। हमारी कंट्री अलग है वो है, उसके साथ में कंपेयर नहीं करना। इथेनॉल के बारे में कुछ कुछ बातें की हम लोगों ने, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से यूज किया जा सकता है, याद रखना टारगेट क्या है। घड़ियाल के बारे में बात की, कहां पर पाया जाता है और कहां पर भी इसको कंजर्व करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये क्या करने जा रहे हैं कि स्टार के पीछे से कहां से लाइट आ रही है उसको चेक करना चाह रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात की कि वैक्सीन को हमारी कंट्री में, उसी के साथ में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा पैरा सा डिस्कशन। आइए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये रिपोर्ट तैयार की जाती है? इंडिया के बाद में कौन सी 2 कंट्री आती है जहां पर पैसा जाता है, कहां से सबसे ज्यादा पैसा निकलता है, किस देश से? 3 कंट्री के नाम बताइए। नेक्स्ट बात की जा रही है बेसिकली फ्लाइंग से रिलेटेड जो ट्रेनिंग बनाई जा रही है, फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, किसके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बेसिकली सारी चीजें लेकर आ रही है? स्टेट ऑफ हार्मोज किसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर खाक के बारे में, ये किस कंट्री से रिलेटेड आइलैंड है जो न्यूज में है। अफ्रीकन यूनियन में किसके द्वारा सस्पेंड किया गया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में कौन सी कंट्रीज ने बिटकॉइन को अलाउ कर दिया गया है, ये बताइए। 20% इथेनॉल को कब तक इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ये बताइए।
बताइए। उड़ीसा के अंदर घड़ियाल को कौन सी रिवर में कंजर्व करने की बात की गई है, ये बताइए। ठीक है, अब आंसर दे दीजिएगा। अब कुछ नहीं होने के, चूचा चूचा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आंसर जरूर देना आप। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के बारे में। तो 15 जून को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। थीम आप लोगों को बतानी है। अशोक पनगरिया ये हमारे बीच में अभी नहीं रहे, यहाँ पर इनको अवार्ड मिला हाईएस्ट कैटेगरी का। ये कहाँ पर दिया था, ये जो अवार्ड मेडिकल कैटेगरी में हाईएस्ट है, इसका नाम आप लोग को बताना है। प्रोफेसर जो बेसिकली राधा मोहन है, उड़ीसा से आते हैं, यहाँ पर इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया उड़ीसा का। ठीक है, उसका नाम आप लोग को बताना है। यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी यहाँ पर मिनी किट दी गई, इसका नाम बताइए मिनी किट का क्या है। यहाँ अगर साइकिल 4 चैलेंज की बात की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम था स्मार्ट सिटी के तहत। प्रेसिडेंट ऑफ यूके, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके और प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के मिले। 80 साल पुरानी एक डील को एक नया वर्जन दिया गया, इसका नाम बताइए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, ये था यहाँ पर प्रबंध करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, प्रबंध की, ये बताना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन कौन से गोल के अंदर रखी गई है, ये बताइए। छत्रपति शिवाजी के बारे में बात की जा रही है, इनसे रिलेटेड एक शॉर्ट फिल्म किसके द्वारा अभी सामने निकल कर आई। आईएनएस कौन सा हमारी कंट्री में एक अकेला न्यूक्लियर सबमेरीन है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके आंसर एक एक कर बताता हूं, ये क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे, तो एक्सेस टू जस्टिस के बारे में बात की गई, तो 15 जून को ये देखा जाता है। बीसी रॉय अवार्ड हमारी कंट्री में मेडिकल कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जैसे कि सिविलियन अवार्ड बोलते हैं आप लोग, किसमें, भारत रत्न में। ठीक है, उत्कल सेवा सम्मान उड़ीसा का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं तो। सीड मिनी किट यहाँ पर ये दी गई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि किसान अच्छा खासा खेतों में बीज वगैरह लगा के अपनी खेती को अच्छे कर सके। ठीक है, साइकिल 4 चैलेंज चेंज साइकिल, ये बेसिक साइकिल्स 4 चेंज चैलेंज की बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर देखने को मिलेगा। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अटलांटिक चार्टर की बात की जा रही है, 80 साल पुराना। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको रिवाइव किया जा रहा है। तो ये कब देखने को मिला था, तो 1941 में देखने को मिला था। तो 60 साल तो वही हो गए और 20 साल ही हो गए, तो टोटल उस टाइम पर तो हमारी कंट्री आजाद भी नहीं हुई थी, तो उसके बारे में याद रखिएगा। बात की जा रही है प्रारंभ बेसिकली प्रबंध के बारे में, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल भी वहां पर बात करें, बजटिंग अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग, ये बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये क्या देखने को, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर चीजों को कैसे लेकर चला जाएगा उसके ऊपर फोकस है। नेक्स्ट यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गोवा के अंदर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड शॉर्ट फिल्म आई, और इंडिया के अंदर आईएनएस अरिहंत इकलौती न्यूक्लियर सबमेरीन है। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने बात की थी, याद है आप लोगों को, बताइए जरूर। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, और कितने मार्क्स आप लोग देंगे इसको 10 में से, मतलब आप लोग रेट क्या करेंगे इस लेक्चर को। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करिएगा, तुरंत डिसलाइक का बटन है आप लोगों के पास में। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और यहां पर ही मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से यार ध्यान रखिए। और हाँ, अगर टाइम मिल जाए तो किसी को जरूर पढ़ाइए। ठीक है, जो सुकून आप लोगों को मिलेगा धरती पर किसी चीज में नहीं है, यकीन मानिए, कोशिश करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।